हाँ, आज तक हम लोगों ने 7 महीने का हमने इस नए खेती कृषि भूमि में क्या काम किया, फिर 18 महीने का वीडियो किया था कि उसमें क्या काम किया। अभी इस कृषि भूमि को हमें 22 महीने होने जा रहे हैं। 22 महीनों में यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुआ नए कृषि भूमि पे, उसमें कैसा समग्र विचार है, ये हमें यहाँ पे देखना है। हम लोगों ने कृषि को उत्पाद से जोड़कर कृषि का पूरा आकलन किया, यहीं हम चूक गए। कृषि को अगर समग्र विचार से, अब क्योंकि एक सिर्फ भोजन ही हमारी ज़रूरत नहीं है, तो भविष्य में पर्यावरण भी हमारी ज़रूरत है, पानी भी हमारी ज़रूरत है। तो समग्र विचार ये जिस विज्ञान में होगा वही विज्ञान हमें बचा सकता है। ऐसा हम लोग जब ये कुदरती खेती करने लगे तब ये इस बात समझ में आई कि समग्र विचारों के बिना कृषि पनप नहीं सकती। अब कृषि के सामने समग्र विचार यानी कृषि के सारे जीव, पौध, पक्षी, जितने भी प्रकार के हमारे ये पक्षी है, जीव है, साथ में गौपालन, ये सारा एक श्रम शक्ति का सदुपयोग, ये सारे जब तक ये सिस्टम समग्र विचारों के कृषि में नहीं खड़े होते तब तक हम कृषि को अच्छी बात नहीं कह सकते। हम देखते हैं कि कुदरत में जब हम कुदरती खेती करने लगे तो यहाँ मधुमक्खियाँ भी पनप रही है, यहाँ पक्षी भी पनप रहे हैं, यहाँ गौ पालन को भी महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पे जो हम जिनसे बेहद प्यार करते हैं वो कुत्ते भी हमारे विकास में बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने जैसे जीवों में, कुत्तों में, सब में देखा है कि इनसे कृषि का विकास होता है। तो ये विज्ञान नए सिरे से पनप रहा है कि अब सिर्फ उपज को लेकर बात नहीं होनी चाहिए, अब बात समग्र विचार को लेकर होनी चाहिए कि सृष्टि के सारे घटे को सहेज के की जाने वाली कृषि यही हमें ज़िंदा रख सकती है। इन 22 महीनों में हम लोगों ने यहाँ पे यही काम किया है कि धीरे धीरे एक संख्या हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब इस कदर यहाँ पे सारी 22 महीनों में जीव व्यवस्था इस कदर बढ़ गई है कि अब हर फसल के बेहद आशातीत उपज हमको मिल रही है। अभी आपने ये धनिया की भी फसल देखी, ये देखिए, अब ये जीव, इनको हमने पाला तो क्या हुआ, कृषि में इनसे भी हमारी एक अलग ढंग की इकोनॉमी खड़ी हुई। हाँ, इनके जो बड़े हैं, इनसे बड़े कुत्ते, उन्होंने सारे बंदरों को पेड़ों से नीचे उतरना बंद कर दिया। तो बंदरों से जो कृषि को हानि हो रही थी वो उन्होंने संतुलन बनाया। उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारा अधिकार सिर्फ पेड़ के ऊपर है, खेत में उतरो मत। तो हमारा जो नुकसान हो रहा था बंदरों से वो बंद हुआ। जंगली सूअर, ये जंगली सूअर, इनको हमने इस कदर प्रशिक्षित कर दिया है कि रात दिन ये जंगली सूअरों के पीछे लगे रहते हैं। तो आज 2-2 किलोमीटर तक एक भी जंगली सूअर हमारे खेत में नहीं। तो समग्र विचार की बात हम ये करते हैं कि हमारी कृषि किस ढंग से होनी चाहिए। तो अब ये इन्होंने जंगली सूअर को भी रोका, नीलगायों को भी रोका, बंदरों को भी रोका। तो मैंने जब नई कृषि भूमि ली तो इस देहात में हर किसान के यहाँ बंदर हकालने के लिए एक आदमी 30-30 हज़ार रुपये का रखा हुआ था। जब इनको मैंने यहाँ पे प्रशिक्षित किया और इनको उस कार्य में लगाया तो वो 10 किसानों ने जो 30,000 रुपया सालाना उनको सिर्फ बंदर हकालने के लिए आदमियों को तनख्वाह देते थे, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं हुई। वो आदमी अब उनके यहाँ कृषि कार्य कर रहे हैं, बंदर हकालने का काम बंद हो गया। यानी 10 आदमियों का 3 लाख रुपए की बचत इन 5 कुत्तों ने की। 2 किलोमीटर दूर तक यहाँ बंदर किसी पेड़ से नीचे नहीं उतरने देते, ये न जंगली सूअर आते। तो जंगली सूअरों से जो उत्पाद हो रखा था, तो हम कहीं ना कहीं ये एक मेक के ऊपर की पूरक व्यवस्थाओं को समझ के उसका निर्माण करते हैं तो अपनी उपज बढ़ाने के साथ हम अपना खर्च भी घटा सकते हैं। तो इन्होंने मेरा खर्च घटा दिया। आज मुझे जंगली सूअर से कोई नुकसान नहीं है, बंदरों से कोई नुकसान नहीं है। तो 5 कुत्ते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, 10 बोरी इनके लिए गेहूँ रख देता हूँ। तो अगर मेरा 3 लाख का फसल का नुकसान अगर ये बचा के मुझे 10 बोरी गेहूँ देना पड़ता है तो 20,000, तो हम कहाँ कैसा व्यय करें, कैसे सृष्टि के साथ तालमेल रखें, ये महत्वपूर्ण भूमिका ये सारी इसमें है। अभी ये आप जो धनिया देख रहे हो, ये धनिया, हाँ, इसमें हम लोगों ने पहले हरा धनिया बेच दिया, फिर उसके बाद में बीज का धनिया ले लिया। उसके ऊपर, बीज के ऊपर ये लाखों मधुमक्खियों का पोषण हो रहा है। ये मधुमक्खियाँ हमारे खेत की उपज बढ़ाने का काम कर रही है। तो 22 महीनों में जहाँ एक मधुमक्खी नहीं थी जिस खेत में, आज लाखों की तादाद में। तो ये
वो रासायनिक खेती में नहीं है, समग्र विचार नहीं है रासायनिक खेती में। सिर्फ उपज को लेके, चाहे हम किसी को भी मारो, चाहे मधुमक्खियों को मारो, चाहे पेड़ों को काटो, चाहे पक्षी उसका जहरीला अनाज खा के मर जाए, तो वो रासायनिक कृषि में नहीं है। पानी, ये जीव व्यवस्था समाप्त हो जाए तो ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा, तो वो भी हमारा विचार नहीं है कि हम पानी को बचा रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे एक हानि की बात उसमें दिखाई देती है। इसलिए हमें महत्वपूर्ण है कि समग्र विचार। अब समग्र विचारों के साथ महत्वपूर्ण ये बात हुई कि देखिए, मैं कहता हूँ कि सजीवों की ज़रूरत सिर्फ भोजन ही नहीं है, भोजन के साथ पानी है। वो पक्षियों को देखो, अगर उन्हें वो पानी न मिले तो क्या वो जिंदा रहेंगे? तो समग्र विचार, ये पानी के साथ कितने बड़े आनंद से विभिन्न प्रकार के पक्षी वहाँ बैठ के बड़े आनंद से पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने भोजन किया, पेट भर गया, पानी उनके लिए उपलब्ध है, तो वो पानी उनको भी हवा लगती है। तो समग्र विचार ये कि भोजन, पानी, हवा जिस व्यवस्था में निर्माण होता है उसका नाम कृषि है। तो 22 महीनों में हम लोगों ने यहाँ पे यही काम करते चले गए हैं। अब वो एक एक जब इनके कार्य को हम देखते हैं तब ऐसा लगता है कि जब तक समग्र विचार ये हम पैदा नहीं करते, बात नहीं बनती। हम लोगों ने यहाँ पाया कि कृषि में रासायनिक कृषि में जो हानि हुई, उस समस्या की बात हम पहले करते हैं, फिर इसमें का निर्माण की बात करते हैं कि 22 महीनों में यह निर्माण क्या हुआ। रासायनिक कृषि में हम लोगों ने पहले तो उपज बढ़ाने का काम किया। उपज बढ़ाने के पीछे हम लोगों का ये कोई तर्क ही नहीं साबित हुआ कि हम लोग खर्च कितना कर रहे हैं। तो उसके परिणति हुई कि खर्च बहुत बढ़ रहे हैं। अब खर्च बढ़ रहे हैं और उपज भी बढ़ी, हम मान लेते हैं कि उपज भी बढ़ी, लेकिन खर्च बढ़ गए। दूसरा काम किया हमने, डिमांड और सप्लाई का जो एक सिस्टम होता है वो पूरी तरह से हमने नष्ट कर दिया। तो एक बेताशा खर्च कर कर हम लोग जो उपज पैदा कर रहे हैं वो उपज को दाम नहीं मिल रहे। तो इसमें एक तो बढ़ा हमारा खर्च बढ़ा, दूसरा हमें उपज नहीं मिल रही है। तो उस उपज के लिए हमने जो सृष्टि का विनाश किया, उसका आकलन, उसका डाटा अगर हम बनाएं तो पाएंगे कि हमने कितना खोया है। तो हम लोगों ने यहाँ कुदरती खेती में यही काम किया कि कुदरती खेती में हम लोगों ने खर्च को कम किया। हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई की बात को समझा कि दुनिया में आज कैसे अनाजों की मांग है। तो हमें समझ में आया कि आने वाला कल का व्यापार दुनिया का जो है वो ऑर्गेनिक फूड का है। वो ऐसे अनाजों का उसको ज़रूरत है कि जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरे। तो हम लोगों ने ये तय किया कि केमिकल की खेती में एक तो बढ़ती लागत, घटता उपज, या मान लो कि उपज मिली भी है लेकिन खर्च बढ़ गए, उपज भी मिली लेकिन दाम नहीं मिले, ये सिस्टम भी हमें नहीं बचा सकता। हमें ऐसा चाहिए लागत कम हो, जिसकी मांग कृषि जो कर रहे हैं उसकी मांग पूरी दुनिया में हो। तो ऐसा तंत्र हमारा होगा तो ही हम लोग बच सकेंगे। तो हम लोगों ने फिर इन 22 महीनों में यही काम किया कि पहले तो लागत कैसे कम हो और उपज भी बढ़े, लागत भी कम हो और उपज भी बढ़े, लेकिन उसकी मांग पूरी दुनिया में हो। ऐसा काम हम लोगों ने ये कुदरती खेती के माध्यम से किया। तो 22 महीने के पहले हम लोगों ने सब ये बातें की, लेकिन अब हम लोगों ने, मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे पहले कद्दू की फसल ली, दूसरे वर्ष में 15 अप्रैल को लगाया, 12 टन कद्दू की उपज मिली, उसके दाम 8 रुपये किलो मिले, इसीलिए 96,000 का हुआ। वो कद्दू को अगर मैं कुदरती भी खेती कर रहा हूँ, मेरी खर्च भी मान लिया कि मैंने कई मवादों पे कम किया है, लेकिन अगर उससे 2 रुपये किलो अगर दाम मिल जाते तो कुदरती खेती में भी मुझे प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन नुकसान नहीं खाता मैं। लेकिन दामों पे ये भी सब डिपेंड करता है बाजार व्यवस्था पे। तो अब मुझे कद्दू के दाम क्यों मिले 8 रुपये किलो के? धीमे धीमे रासायनिक कृषि में कद्दू का उपज ही घटने लगा है और मेरी ये कुदरती खेती में उसका उपज बढ़ने लगा। तो मैंने उन बिंदुओं को पकड़ा कि जो चीज़ की कमी बाज़ारों में महसूस हो रही है उनकी उपज ली जाए। तो मैंने कद्दू की उपज ली मेजर कद्दू की उपज ली, बाज़ार में उसकी कमी थी, उस समय मैंने उसको बेचा तो 8 रुपये किलो के दाम मिले। तो दाम, उपज कम, दाम सही मिले और साथ में खर्च भी कम हो, ये सिस्टम जिस कृषि में पैदा होगा वो कृषि किसान को बचा सकेगी।
अन्यथा हर कृषि में वो घाटे में जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने फिर जैसे कद्दू की फसल ली, कद्दू की फसल लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेथी की फसल ली। मैं जानता हूँ कि मेथी की उपज ये हमें पैदावार भी देती है। तो विगत एक वर्ष में 15 अप्रैल 2012 से जो हमारा चार्ट बना, तो वो चार्ट में हमने कद्दू के बाद में मेथी की उपज ली। तो मेथी, इससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिला, उसके दाम मिले। अब तीसरी बात, फिर हमारा विचार आया कि माँ के साथ संबंध प्रेम पूर्वक हो, तो ऐसी भी जैसे कद्दू लेने के बाद कोई एक फसल ऐसी हो कि जिससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़े। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण था, मैंने कहा कि बाज़ार मैंने देखा कि गेहूं की तो इतनी उपज हो गई है कि गेहूं को कोई दाम नहीं मिल रहे हैं। जब गेहूं को दाम नहीं मिल रहे तो मेरा और दूसरी फसल के, तो मैंने पाया कि चने की उपज, जैसे हमने पानी का उपयोग करना सीख लिया और वो पानी के उपज में हम लोगों ने उसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया, तो ज़मीन में ये लगातार नमी बने रहने लगी। तो कम नमी वाली फसलें आनी बंद हो गई इस देश में, उसकी उपज घटने लगी। तो कम नमी वाली फसलें जब घटने लगी तो मेरा ध्यान गया कि मैं कुदरती खेती कर रहा हूँ, तो जिसकी कमी है उस फसल की ओर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कद्दू के बाद मेथी के बाद चना लिया। वो चने में आज कम नमी वाली फसलें हैं, लेकिन मैंने इन 22 वर्षों में उर्वरकता इस कदर बढ़ाई कि आज मुझे चने से 12 कुंटल विगत वर्ष में उपज मिली थी। इस वर्ष हम लोग उसकी कटाई कर रहे हैं, वो कटाई देखते हैं हम लोग। मैंने कहा कि पहले हमने कद्दू की फसल ली। कद्दू, मैंने कहा कि 15 अप्रैल को हम जब उसका सही समय चुनाव करते हैं, उस समय उसकी पूर्तता कम होती है और मांग ज़्यादा होती है। तो कृषि में ये सिद्धांत भी हमें समझ के अगर हम उपज लेते हैं, तो पहली बात तो हमने ज़मीन की उर्वरकता की बहुत कर ली है, पानी को सहेजने की बात बहुत कर ली है, पर्यावरण की बात बहुत कर ली है, अब मार्केटिंग की बात। तो दूसरी, मैंने देखा कि अपने देश में जहाँ जहाँ कैनाल का जाला बुना गया, वहाँ पे पानी का इतना इस्तेमाल हुआ कि वहाँ की ज़मीनें हमेशा उनमें नमी बने रहने लगी। तो कम नमी वाली फसलें आनी बंद हो गई, जैसे अरहर है, मूंग है, चना है। तो हम लोगों ने पाया कि भाई अब देश भर में सिर्फ चावल और चावल के बाद गेहूँ, जहाँ भी पानी का इस्तेमाल हो रहा है, या गन्ना, इनका बेहद इस्तेमाल, तो इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो वहाँ की ज़मीन में वो बैलेंस नहीं रह गया कि फर्टिलिटी वाले क्रॉप वहाँ आने बंद हो गए। तो उसका असर ये हो रहा है कि उन किसानों की लागत बढ़ते जा रही है, और वो जो उत्पाद कर रहे हैं, मांग और उसकी सप्लाई, इसका सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो उनको उनके उपज के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब चाहे कितना ही रोना रो लो, कोई दाम देने वाला नहीं है। हमें अपने आप को बदलना होगा। तब हम लोगों ने कहा कि कम से कम हम बदल जाएं। तो हम लोगों ने फिर उनके विज्ञान को नहीं माना कि नहीं, वो विज्ञान हमें नहीं बचा सकता। हमने फिर मार्केटिंग को जोड़ा। अब जब देख लिया कि देश भर में कम नमी वाली फसलों की उपज कम हो रही है, इनके दाम अच्छे मिलते हैं, तो हमारा ध्यान उधर गया कि हम लोग पहले ऐसी उपज लें कि जिनको दाम भी मिलते हो, या कम नमी वाली फसलें जिनसे पानी भी कम लगे और उपज भी बहुत ज़्यादा मिले। तो हमने ये चने की फसल को लिया। विगत वर्ष में ये 12 कुंटल प्रति एकड़ हमको इसकी उपज मिली। अभी हम सोचते हैं कि इस वर्ष शायद और भी ज़्यादा मिले। जैसी जैसी उर्वरकता बढ़ते जाएगी, इसकी उपज ज़्यादा मिलते जाएगी। एक तो लाभ ये हुआ कि बेहद कम पानी का इस्तेमाल किया, 12 कुंटल उपज मिली। विगत वर्ष में हमने 4000 से बेचा, 4000 से 48,000 रुपये होते। गेहूं की उपज 10 से 15 कुंटल की उपज नहीं आती, 2 रुपये के हिसाब से 30,000। पानी भी उसमें इसके 5 गुना ज़्यादा लगता है गेहूं में, और इसमें पानी भी कम लगता है, और पैसा भी ज़्यादा हुआ और उपज भी ज़्यादा हुई। इस तरह से हम लोगों ने फिर धीरे धीरे 22 महीनों में ये व्यवस्था को भी समझा यहाँ पे। और ये व्यवस्था के तहत अब हम लोग कुछ नई उसमें सोच बना रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि हम लोग श्रम शक्ति के साथ अपने रिलेशंस कैसे प्रस्तापित कर रहे हैं। शुरुआत अभी देखिए, चना अभी वो बड़ा ढीक बताता है कि ये पूरा 4 एकड़ का चना है। 4 एकड़ में कितने बड़े बड़े ढेर लग गए हैं इसमें। जब निकालेंगे तो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष 12 कुंटल से भी ज़्यादा इसकी उपज होगी। अब वो ढीक लगा है, एक इधर वो दूसरा ढीक वहाँ पे लगा रहे। आदमियों का खींचना बाकी है और अभी इसकी कटाई बाकी है। तो इतने बड़े बड़े ढीक, 4 एकड़ में 2 ढीक लग चुके हैं। तो हमें उम्मीद है इस वर्ष
प्रति एकड़ 12 कुंटल से भी ज़्यादा इसकी उपज मिलने की संभावना है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये हुआ कि देखिए इस वर्ष लगातार बारिश पे बारिश, अवकाली बारिश आ रही है, उसके बावजूद भी ये फसल हमें अच्छा उपज दे रही है। उसका कारण ये है कि ज़मीन की उर्वरकता हमने इस कदर बढ़ा दी और नेचुरल जो पेस्ट कंट्रोल है वो कीटों से ही, पक्षियों से ही, इन्हीं से हमने करके इसकी उपज ली। अब ये उपज लेने के साथ अब इसका आप बायोमास देख रहे हो, ये बायोमास आप देख रहे हो, ये बायोमास से, ये जो बायोमास है, ये बायोमास इतना तो गोबर खाद नहीं डाल सकते, तो इससे बायोमास भी मिला और यही बायोमास हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को फिर बढ़ाएगा। तो प्लानिंग हम लोगों ने 22 महीनों में इस तरह से किया है सारा। वहाँ जाने का है। इतनी ऊंची गंजी लग गई है। अब टमाटर इस साल के अप्रैल के बाद, अप्रैल 2011 के बाद हम लोगों ने, 12 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फसलों का जो चयन किया था, तो विगत इसमें दृश्य में हमने देखा था 18 महीनों में पहले अम्बाड़ी थी, यहाँ पे हमने सोयाबीन लिया था। सोयाबीन लेने के बाद यहाँ हम लोगों को काफ़ी उपज मिली, प्रति एकड़ 16 कुंटल तक हमें उपज मिली उसकी। बाद में हम लोगों ने इसको मेथी की फसल ली, क्योंकि माँ का उपकार माना, फिर मेथी की फसल ली। अब मेथी में भी 20 रुपये किलो के दाम मिले हमको। दाम अगर मुझे ना मिले तो मेरी खेती का मुनाफा सीधा नीचे आ जाता है, दाम मिले तो बहुत ऊंचा आ जाता है। तो दाम ये प्राप्त करने के स्किल जब तक हम किसान नहीं समझ लेते तब तक हम खुशहाली की ओर नहीं जाएंगे। तो दाम कब मिलेगा? जब बाज़ार में उसकी मांग के अनुरूप हम पैदावार निकालेंगे। अब हम लोगों ने दूसरी फसल फिर यहाँ पे सोयाबीन के बाद मेथी की ली। सोयाबीन की उपज घट रही है तो हमने 1 एकड़ सोयाबीन लगा दिया था, 16 कुंटल हुआ। फिर हमने दूसरी फसल मेथी की लगा दी। हमें पता है कि मेथी अगर अक्टूबर से 5 नवंबर तक अगर लगाती जाए, तो हमने 5 नवंबर को यहाँ मेथी लगा दी थी। 40 क्विंटल मेथी की प्रति एकड़ उसकी उपज हुई, 20 रुपये किलो के दाम मिल गए, तो सोयाबीन से भी ज़्यादा पैसा उसमें हुआ। तब हम लोगों ने माँ का उपकार माना। अब हम यहाँ पे ऐसी फसल लेंगे कि जिसको पानी भी लगे कम, पानी भी कम लगे और वो हमारी माँ की ताकत को भी बढ़ाए, यानी उर्वरकता भी बढ़े। तो उस हिसाब से अभी हम लोग यहाँ पे चौला फल्ली लगा रहे हैं। वो चौला फल्ली हम लोगों ने इसकी पूरी कंटूर डिज़ाइन बनाई। यूनिफॉर्म पानी मिलेगा तो पूरा क्रॉप यूनिफॉर्म आएगा। तो पानी अगर हम कंटूर से करते हैं तो पानी बहुत कम लगता है उसमें, तो कम पानी में अधिक पैदावार मिलती है। तो पानी कम लगे, ज़मीन की उर्वरकता बढ़े और आमदनी भी हो। ऐसा फिर तीसरा क्रॉप हमने यहाँ चौला फल्ली का लगाया। तो अब इनको सूखे में लगाना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो जगह जगह देखिए हमने लकड़ियाँ ये मार्किंग कर दी है कि जहाँ लकड़ियाँ लगी है उसमें बीज लगाना है। तो ये सारे एक पहले ही प्लानिंग बनाना है। मैंने कहा कि 3 प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, नॉलेज, प्लानिंग और लेबर, ज्ञान, योजकता और श्रम, इनके सहारे। तो हम लोगों को ज्ञान था कि अगर ये सिंचाई करना हो तो उसे सूखे में समझ में कहाँ आएगा कहाँ बीज डाला है। तो उनको हमने लकड़ियों से पूरा चिन्हित कर दिया है और वो लकड़ियाँ फिर उन्हें बताती है कि यहाँ सिंचाई करना है। इन मेरी बहनों को बताती हैं कि कहाँ बीज लगाना है। तो ये हम लोगों ने इसका मार्किंग कर दिया। तो पहले हमने पूरी कंटूर डिज़ाइन बनाई। ये पूरी कंटूर डिज़ाइन है। ये कंटूर डिज़ाइन एक हम छोटा सा स्टंप है, वो स्टंप को नलियाँ जोड़ी हुई है, उससे हम 0 लेवल निकालते हैं और फिर जहाँ लकड़ियाँ बोई है वहाँ पे वो बहनें अब बीज लगा रही हैं। अभी देख रहे हो आप, एक ही लाइन में जहाँ लकड़ी चिन्हित की है, के बाद साथ वो
इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है, और एक को खाली रखा गया है। तो क्या होगा, हमने घना लगा दिया उसको, एक ही लाइन में से पानी देंगे, ये सूखा रहेगा, तो उतने कम पानी में 2 लाइनें बन गई। इस तरह से वो लोग लगा रहे हैं, तो कम इसमें दोनों तरफ लगाने से हमको जो पौध संख्या चाहिए वो भी मिल रही है और पानी भी कम लग रहा है। तो ऐसी सारी जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये तकनीकों से हमारा खर्च भी बढ़ता है। अब क्या होगा, यहाँ निंदाई की ज़रूरत नहीं होगी, खर्च बच गया, पानी बच गया। एक ही इसमें से पानी देख रहे हैं, एक सूखा है, तो अब ये बेलें जब बढ़ेंगी तो पूरा कवर कर लेगी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पानी भी बचाया और ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए ये फसल को भी लगाया। तो ये चौला फल्ली है, इसको कोई बरवटी बोलता है, कोई चौला फल्ली। इसका बायोमास इस कदर मिलता है कि पूरे ज़मीन पे गोबर खाद नहीं डालते उतना बायोमास इससे उपलब्ध हो जाता है। वो बायोमास भूमि में हम मिलाते हैं तो उर्वरकता और बढ़ते चल जाती है। तो पहला हमने सोयाबीन लिया, दूसरा मेथी लिया, दोनों से क्रॉप से पैसा मिला, तो हमारा कमिटमेंट हुआ कि हर 3 वर्ष में एक बार हम लोगों को एरोग्रीन लगाना है। तो एरोग्रीन के जगह हम लोगों ने फिर इसको चुन लिया कि पैदावार भी मिलेगी और बायोमास भी मिलेगा। अब ये जो बहनें लगा रही हैं, तो ये लगाने का तरीका सारा हमारा हाथ से